अभी तक हमने क्या कर लिया है, बायो का वन शॉट कंप्लीट कर दिया है और केमिस्ट्री का वन शॉट कर दिया है। अब हम चलते हैं फिजिक्स के वन शॉट की तरफ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपने पास रहने वाला बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक अगर देखें तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक अपने पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ फ्रॉम सरफेस, किसी सरफेस से अगर लाइट का बाउंसिंग बैक हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, अगर इस सरफेस से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और उसी से बाउंसिंग बैक होके उसी मीडियम में जा रही है, यानी कि जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आने वाली रे को बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही क्या है, एक ही मीडियम में है, सेम मीडियम में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में रहता है। सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है, बराबर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मैं मान लूं ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में अगर मैं क्या ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, यह है अपने पास नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है बेटा उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इस बात को याद रखना है सबसे पहले में। दूसरा अपने पास इसका लॉ यह है कि इंसिडेंट रे यानी कि ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि ये वाली, और नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, एक ही प्लेन पे लाइज करती है, ठीक है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ये पेपर में पूछा जाता है। अब अपने पास आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन आता है। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस से, यानी कि क्लियर इमेज यहां पर देखने को मिलती है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस से, जहां पर क्लियर इमेज देखने को नहीं मिलती। इसको समझ लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को। मान लीजिए ये अपने पास क्या है, सरफेस क्या है, स्मूथ है, अगर मैं यहां पर इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, इंसिडेंट रे डाल रहा हूं, ये आने वाली रे है, ये इंसिडेंट रे है बेटा सारी की सारी, ठीक है। अब यहां से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहां पर क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे तो हमेशा ही पैरेलल होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होती है, पैरेलल चली जाती है, उसी को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा होता है किससे, स्मूथ सरफेस से। लेकिन वही मैं बात करता हूं रफ सरफेस, मान लीजिए ये रफ सरफेस है, ठीक है, ये रफ सरफेस इस तरह से अपने पास। अब अगर इंसिडेंट रे तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आने वाली रे तो हमेशा ही क्या होती है, पैरेलल होती है। इंसिडेंट रे तो पैरेलल होगी क्योंकि इन्फिनिटी सोर्स से आएगी वो, तो आने वाली रे तो पैरेलल है, लेकिन जब वो रफ सरफेस पे आएंगी तो रफ सरफेस से टकरा के जब वो वापस जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो पैरेलल नहीं जाएंगी, कोई किधर को मुड़ जाएगी, कोई किधर को मुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि देखो आने वाली रे तो पैरेलल है, लेकिन जाने वाली रे क्या होगी, सरफेस पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए जब शीशा होता है ना, शीशे पे आने वाली रे तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उस रे को डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, जैसे अगर ऐसे मोड़ोगे शीशा तो उधर कोई रे बनेगी, है ना। तो ऐसे ही है कि जिस हिसाब से सरफेस होगा उस हिसाब से रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। तो ये तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल है, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्टेड रे क्या नहीं होती, पैरेलल नहीं होती, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। तो ये अपने पास क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तुम क्या बोलोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे भी पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होती है एक दूसरे के, जबकि जो यहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वहां पर क्या होता है, इंसिडेंट रे तो हमेशा पैरेलल होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होती है, ठीक। अब इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम भी है बेटा कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन याद रखना है इसका, ठीक है, और इसका नाम याद रखना है डिसकंटिन्यूअस। इरेगुलर का होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, इस तरह से याद रखना है, ठीक, ये याद रखना है। तो अपने पास ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका है। रेगुलर वाला स्मूथ सरफेस से, इरेगुलर वाला या फिर डिसकंटिन्यूअस वाला रफ सरफेस से होगा, ठीक है।
और रिफ्लेक्शन हमेशा किससे होता है, ये याद रखना है, जो रिफ्लेक्शन वाली घटना है, रिफ्लेक्शन वाला जो फेनोमेना है वो हमेशा ओपेक सरफेस से होगा। ओपेक का मतलब समझते हो, ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस का मतलब होता है जहां से लाइट रे पास ना हो सके, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम ना हो। जैसे अगर मैं बोलता हूं पॉलिथीन, प्लास्टिक की पॉलिथीन अगर देखें जो जिसपे साग सब्जी लेके आते हो तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। ऐसे ये खिड़की में जो लगे हुए ग्लास हैं शीशे, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उससे इधर भी और उधर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा सरफेस जिससे क्या हो, लाइट रिफ्लेक्ट होके, यानी रिफ्लेक्शन हो केवल लाइट का, लाइट पार ना हो वहां से, ठीक है। एक मतलब कहने का मतलब है कि उसी में क्या हो, लाइट उसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाए, यानी कि लाइट उस मीडियम, उस सरफेस से या फिर उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो रही है, उसको हम कहते हैं ओपेक सरफेस। जैसे शीशा होता है तो शीशे पे जब लाइट आती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है टकरा के। इसका मतलब है अगर हमारे सामने ये चीज रखा है तो वो सामने से हमें दिख रहा है, उसका बैक साइड का कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो होता है ओपेक सरफेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हमेशा ओपेक सरफेस में होता है। जबकि दूसरी घटना हम इस चैप्टर से देखेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद अगर दूसरा फेनोमेना यहां पर देखने को मिलता है वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम में देखने को मिलता है, जबकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ओपेक सरफेस या ओपेक मीडियम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक यहां पर शुरू कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा बेटा, स्फेयर का पार्ट, अगर मैं ये स्फेयर बना दूं तो इस स्फेयर का जो पार्ट होगा वो ही क्या होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है। कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक। अब यहां पर कॉनकेव मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, यानी कि ये क्या करता है, अंदर की तरफ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर इसमें लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, यहां पर लाइट आ रही है ऐसे इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कैसे, जैसे ऐसे लाइट आ रही ना, तो ये कैसे रिफ्लेक्शन करेगा, ये अंदर की तरफ इसका रिफ्लेक्शन करवाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्शन कहां से करेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ क्या करता है, लाइट रे को मोड़ देता है, बेंड कर देता है, यानी अंदर की तरफ क्या करवा रहा है, ये रिफ्लेक्शन करवा रहा है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन करवा रहा है। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि इनवर्ड रिफ्लेक्शन है और ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग का मतलब है ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट को, इकट्ठा कर रहा है लाइट को। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा, एकत्रित कर रहा है लाइट को। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखना है। कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है। ये क्या बना सकता है, रियल इन्वर्टेड इमेज, एक केस में वर्चुअल भी बनाएगा और इरेक्ट भी बनाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में, यानी कि ये क्या क्या बना सकता है, रियल इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल इरेक्ट। ये एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, वो क्या केस होगा, वहां पर अपने पास क्या आता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, पोल और फोकस के बीच में, तब ऐसा में देखने को मिलता है, ठीक है। यूज क्या है इसका, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, सेविंग मिरर के तौर पर यूज होता है, डेंटिस्ट मिरर के तौर पे यूज होता है, हेडलाइट के तौर पे यूज होता है। तो ये अपने पास थोड़ा सा कॉनकेव मिरर का डाटा अपने पास रखना है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स पार्ट क्या होगा, ऊपर होगा, यानी कि कॉन्वेक्स वाला पार्ट क्या होगा, स्मूथ होगा, शाइनिंग होगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे इस पे सनलाइट पड़ रही है ऐसे में, तो ये सनलाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी फैलाता है। जैसे यहां पर ये पैरेलल रे आ रही है मान लीजिए, तो अब ये इस रे को क्या करेगा, फैलाएगा। ये एक जगह पे इकट्ठा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फैलाएगा उसको। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना, ठीक है ना। तो इसको कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये याद रखना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बाहर की तरफ होगा, तो ये इस तरह से बाहर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाएगा, यानी कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाएगा, और डिमिनिश मतलब छोटी इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहां कहां कहां यूज होता है ये कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू जो मिरर होता है उसके तौर पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी के शीशे नहीं होते साइड वाले, देखने वाले जो शीशे होते हैं, उन पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है।
ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उस छोटे से मिरर पे दिख जाती है, तो वहां पर ये चीजें यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स अपने पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? पोल। पोल क्या होता है? जो भी सेंटर होगा मिरर का उसी को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्पेयर का सेंटर या उस मिरर का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग किसको? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये क्या है? सेंटर, ये क्या है? पोल है, ठीक। और यहां पर अगर मैं बोलूं इस कर्वेचर का जो सेंटर है, मान लीजिए इसका रेडियस यहां पर है या फिर सेंटर यहां पर है, ठीक है, तो अब यहां की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग बाय पीसी। ऐसी लाइन जो पीसी को जोड़ रही है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर रे मीट कर रहे हैं, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है या फिर रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस वो भी क्या होता है? फोकस ये जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इससे आधा होता है फोकस, यानी कि पोल इस तरह से ये फोकस होता है, ठीक है ना, इतनी, यानी कि पोल और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक। अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो R इज इक्वल टू होता है 2f। इस फॉर्मूले को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है अपने पास। जैसे यहां पर है ना रिलेशन R रेडियस इज इक्वल टू 2f, ये याद रखना है। अब मिरर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। मिरर फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है, जहां पर f क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज की दूरी, ठीक है, कितनी दूरी पे इमेज रखा है। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक बात याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज क्या करना है? इसको नेगेटिव में लेना है, इसको हमेशा नेगेटिव में लेना है। जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेगा भाई इतने सेंटीमीटर है तो वो उतने सेंटीमीटर माइनस का लेना है, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी अगर हमारे पास ये बात याद रखना है कि अगर कॉनकेव होगा तो कॉनकेव के लिए तीनों चीजें नेगेटिव होती हैं। फोकल लेंथ भी नेगेटिव में लेना होता है, चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। हमने अपने आप से ही जैसे कॉनकेव बोला तो फोकल लेंथ नेगेटिव में ले लिया। अच्छा, यहां पर इमेज जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में लेना है, ठीक। यू तो हमेशा नेगेटिव होता ही है, तो ये याद रखना है कि फोकल लेंथ और वी भी क्या होते हैं यहां पर? नेगेटिव, क्योंकि यू तो खैर नेगेटिव अपने पास है ही, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या है? यहां पर यू तो हमेशा नेगेटिव है ही, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहता है? यहां पर नेगेटिव रहता है। तो इस बात को याद रखना कॉनकेव के लिए। ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए मैं बात करता हूं, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा पॉजिटिव, ठीक है, और v भी हो जाएगा पॉजिटिव और u भी हो जाएगा। u तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, चाहे कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो, r भी हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव। तो ये याद रखना भाई, ठीक है, u हमेशा नेगेटिव रहता है, ये चीज याद रख लेना। जहां पर तुम वैल्यूज रखोगे तो ये चीजें रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितने टाइम्स मैग्निफाइड कर रखी है इमेज को, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर होता है m इज इक्वल टू, देखो, I अपॉन O या फिर इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अब इसको कैसे याद रखना है? या तो तुम I अपॉन O रख लो या फिर m इज इक्वल टू क्या याद रख लो? माइनस v अपॉन यू, ठीक है। अब यहां पर याद किस तरह से रखना है? I मतलब क्या है? इमेज का साइज। I मतलब इमेज साइज, जो भी इमेज का साइज होगा वो रखना है कि भाई इतने मीटर हाइट है या फिर इतना सेंटीमीटर हाइट है,
इमेज का साइज बोलो या फिर हाइट बोल लो, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट हाइट बोल दी इसे, ठीक है। ये v का मतलब तुम्हें पता है भाई, v तो अपने पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वो याद रखना है तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, यहां पर कभी कभी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो I ऊपर रखना है या O ऊपर रखना है, इस तरह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान सुनना बेटा, I का मतलब क्या होता है, मैं, और मैं हमेशा ऊपर, O मतलब अदर, अदर नीचे, तो इस तरह से याद रख लेना, मैं ऊपर बाकी नीचे, ठीक है। तो I ऊपर O नीचे, ठीक है। दूसरा, अब कभी कभी इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि V ऊपर है या U नीचे, है ना। तो देखो बेटा, V मतलब हम रहेंगे ऊपर, U मतलब तुम रहोगे नीचे, इस तरह से याद रखना है, ठीक है ना। तो अपने आप को प्रायोरिटी देनी है हमेशा ऊपर की, तो उस तरह से तो यहां पर फिर फॉर्मूला नहीं भूलोगे तुम लोग, ये याद रखने का ट्रिक है, याद रखने का तरीका, यहां पर क्या है, तरीका है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास आता है बेटा पॉजिटिव, तो इमेज का जो नेचर है, इमेज का जो नेचर है उसको याद रखना। इमेज नेचर क्या बन जाता है यहां पर, वर्चुअल और इरेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक। और अगर मैग्निफिकेशन हो नेगेटिव, तो इमेज का जो नेचर है वो बनता है बेटा रियल एंड इनवर्टेड। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कभी अपने पास ये पूछता है कि इमेज का नेचर बताइए, इमेज का, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन निकालना तुमने, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो रियल एंड इनवर्टेड होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारे पास ये समझ में आती है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। देखो, रिफ्लेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, एक फिनोमेना, अब अपने पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला रिफ्लेक्शन तो होता है ओपेक सरफेस से, और रिफ्रैक्शन होगा बेटा किससे, ट्रांसपेरेंट सरफेस से देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट सरफेस से। अब वो ट्रांसपेरेंट सरफेस किस किस का होता है, जैसे बेटा ग्लास का सरफेस ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं ग्लास का सरफेस तो ट्रांसपेरेंट है, और वाटर सरफेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो हमने ग्लास वाटर के बारे में यहां पर डिस्कस करना होता है, या फिर प्रिज्म के बारे में यहां पर डिस्कस करना होता है, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की बेंडिंग देखने को मिलता है, उसी घटना को क्या कहते हैं, उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाइज होगा, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा था। दूसरा लॉ यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर ऑलवेज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको याद रख लेना, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है, देखो n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, जो कि बेंडिंग ऑफ लाइट को मेजर करता है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन अगर देखें तो किस तरह से ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है, ये अपने पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस तरह से ग्लास स्लैब बनता है। ये इंसिडेंट रे होता है, इसको याद रखना है। जैसे ये ग्लास से पास होती है तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है और फिर ये इस तरह से चल जाता है, तो इसको याद रखना है बेटा, ठीक। यहां पर इसको लिखना है इंसिडेंट रे, इसको लिखना है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, और इसको लिखना है एमर्जेंट रे, ठीक। अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल आई, ठीक। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
इसको कहेंगे एंगल आर, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ये वाला एंगल, इसको कहेंगे एंगल ई यानी इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से ग्लास स्लैब में हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट रे बेंड टुवर्ड नॉर्मल। यहां पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ग्लास स्लैब में जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे वो किस तरफ मुड़ती है, नॉर्मल की तरफ। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये बीच में सीधा सीधा अपने पास क्या है, नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे ऐसे में आ रही, इसको जाना तो ऐसा चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था आगे, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। तो इसी को याद रखना है कि जो यहां पर है वो इंसिडेंट रे जो है जैसे आती है ग्लास स्लैब में, तो वहां पर रिफ्रैक्शन जब होता है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंड अवे लिविंग, बेंड कहां तक, कहां से कहां, अवे लिविंग से बेंड होती है ये। इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, जो इमर्जेंट रे होती है ये वाली रे, ये हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के। तो ये पूरी, अगर मैं इंसिडेंट रे में यहां पर अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूं कि भाई अगर ये रे मुड़ती नहीं है तो ये कुछ इस तरह से आगे जाती, तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे से क्या हो जाती है, फिर पैरेलल रहती हैं, ये याद है। ठीक है ना, लेटरल डिस्प्लेस। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेस क्या होता है, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसी को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल स्विफ्ट नाम भी देते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट की जगह स्विफ्ट भी लिख सकते हैं, लेटरल स्विफ्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अब लेंस के बारे में बात हो रही है। देखो लेंस भी अपने पास क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहला बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में बात करें तो फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज या फिर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक, यूजेस क्या है इसका, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हम इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, और कैमरा में यूज होता है, ह्यूमन आई में ये यूज होता है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट कॉनकेव लेंस जो है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और इसका यूज कहां होता है, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज के तौर पे इसका यूज होता है। ठीक है ना, ये बनाता है, और ये क्या बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है यानी सीधी, और डिमिनिश मतलब छोटी इमेज बनाता है। ये एक बात याद रखना, जो यहां पर कॉनकेव लेंस है ना वो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। ठीक, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव मिरर की जैसे प्रॉपर्टी दिखाता है, अपोजिट प्रॉपर्टीज हो जाती है यहां पर मिरर और लेंस के बीच में। ठीक है, यूजेस क्या है कॉनकेव का, तो स्पेक्टिकल्स के लिए यूज होता है, मायोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए। ठीक, लेंस फॉर्मूला अगर बोले तो जो मिरर फॉर्मूला था 1/f = 1/v, बीच में मिरर फॉर्मूले में प्लस था, लेकिन लेंस फॉर्मूले में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं रहता, फॉर्मूला सेम रहता है। फिर नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें मैग्निफिकेशन की लेंस की, तो वही है मैग्निफिकेशन में, वहां पर मैग्निफिकेशन I/O था तो यहां पर भी I/O है। अच्छा, एक फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं मैग्निफिकेशन का दूसरा, तो वहां पर -v/u था, यहां पर माइनस हटा देंगे, केवल v/u हो जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये याद रखना तुम लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये चीज है। ठीक है, बाकी मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, याद रखना है। पावर ऑफ लेंस का बात करते हैं तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर = 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हम क्या कहते हैं, पावर। इसकी यूनिट क्या होती है पावर की, डायोप्टर। एक बात याद रखना, जब भी फोकल लेंथ रखोगे तुम पावर निकालने के लिए ना, तो फोकल लेंथ को मीटर में रखना तुम, तभी पावर सही आएगी। ठीक है, वो फोकल लेंथ तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखी होगी, उसे सेंटीमीटर से बदल के मीटर में रखना, तभी जाके तुम्हारे पास पावर आएगा अच्छे से। ठीक, तो ये याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है।
ह्यूमन आई में बात करें तो रेटिना, रेटिना क्या करता है बेटा, इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। जहां पर इमेज फॉर्म होती है उस पार्ट को आई की रेटिना कहते हैं। अब बाकी पार्ट जो आई के हैं, जैसे यहां पर कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है कॉर्निया में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां पर होता है, कॉर्निया में, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद आई लेंस, आई लेंस क्या करता है, इमेज को फोकस करने का काम करता है आई लेंस, ठीक है। आई लेंस, आंख का जो लेंस है इमेज को फोकस करने का काम कर रहा है। किस प्रकार का लेंस होता है आई में, कॉन्वेक्स लेंस आई में देखने को मिलता है, ये याद रखना है। सिलेरी मसल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सिलेरी मसल्स का काम क्या है, सिलेरी मसल्स क्या करते हैं, चेंज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ चेंज करती है। जो आई लेंस होता है उस आई लेंस के फोकल लेंथ को ये चेंज करता है, ठीक है, ये याद रखना है सिलेरी मसल्स। अब हम बात करते हैं, यहां पर डिफेक्ट देखने को मिलते हैं आई में, ठीक है, कुछ डिफेक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जो डिफेक्ट है विजन का वो है मायोपिया। मायोपिया जो है किस लेंस से द्वारा करेक्ट किया जाता है, कॉनकेव लेंस के द्वारा करेक्ट किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। कॉनकेव लेंस के द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, जिसमें क्या होता है भाई, हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, अरे हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, जिसमें दूर का साफ दिखाई देगा और पास का नहीं, ठीक। ऐसे मायोपिया में क्या होगा, हाँ इसका अपोजिट ना, देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, यहां पर हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात करें तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, ठीक, और नजदीक वाला नहीं दिखता। लेकिन इसमें मायोपिया में नजदीक वाला साफ दिखाई देता है, दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता, तो ये याद रखना है यहां पर, ठीक है। प्रेसबायोपिया, जो दोनों ही डिफेक्ट जिसमें देखने को मिलते हैं और वो बुड्ढों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एजिंग डिफेक्ट इसे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है कॉन्वेक्स लेंस, और प्रेसबायोपिया जिसमें दोनों ही डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, मायोपिक भी और हाइपरमेट्रोपिक, तो उसको क्या होगा, ना तो दूर का ना पास का कोई भी ढंग से नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए जो लेंस यूज करते हैं उसको कहते हैं बाइफोकल लेंस, यानी कि जिसमें दोनों ही फोकल लेंथ देखने को मिलेगी, यानी कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी, तो उस लेंस को कहते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड टॉपिक जो है, जो तुमने याद रखने हैं, रे डायग्राम, मिरर एंड लेंस का रे डायग्राम तुमने याद रखना है अच्छे से, यहां से पेपर में पूछा जाता है। मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला तुमने याद रखना है। साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें बता दिया, कॉनकेव अगर आएगा तो नेगेटिव लेके चलना है, कॉन्वेक्स अगर आएगा तो पॉजिटिव लेके चलना है। लेंस फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, मैग्निफिकेशन तुम्हें मैंने बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया स्नेल्स लॉ में, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट रिफ्रैक्ट, है ना। पावर ऑफ लेंस भी बता दिया है, डिफेक्ट ऑफ विजन भी बता दिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको तुम अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, फिर यहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुम या फिर कर लोगे, है ना। इन्हीं पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही चीजें हैं, इससे बाहर टॉपिक पेपर में नहीं पूछा जाता है। तो यहां पर अपने पास वन शॉट कंप्लीट होता है, किसका, लाइट वाले चैप्टर का। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन शॉट देख लेते बेटा, ह्यूमन आई अपने पास है, और ह्यूमन आई की अगर बात कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक ह्यूमन आई का आता है वो है मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। सबसे पहला कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट वाला ना, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है। रिफ्रैक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, जो कि ज्यादातर लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक। आइरिस क्या होता है, कंट्रोल साइज ऑफ पीपुल, आइरिस क्या करता है, पीपुल का साइज कंट्रोल करता है, नहीं है ना, कम ज्यादा करता है पीपुल का साइज। और पीपुल क्या होता है, जहां से लाइट एंटर करती है आई के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, यानी कि ओपनिंग दैट रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, जो लाइट को एंटर करवाने के लिए हेल्प करता है, उसी को क्या करते हैं, उसी पोर्स को, उसी छोटे पोर्स को क्या कहते हैं, पीपुल, ठीक है। और वो पीपुल का साइज एडजस्ट कौन करता है, आइरिस एडजस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आई लेंस, आई लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा आंख में, ठीक। फॉर्म रियल
एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी आई लेंस क्या फॉर्म करेगा यहां पर, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। अब सिलियरी मसल्स की बात करते हैं, तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ किसका, आई लेंस का। सिलियरी मसल्स किसके अटैच होता है, आई लेंस के साथ अटैच होता है, और उसकी फोकल लेंथ को क्या करता है, कम ज्यादा एडजस्ट करने का काम करता है। रेटिना वो पार्ट होता है जहां पर इमेज फॉर्म होता है बेटा, ठीक। और ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, ऑप्टिक्स नर्व क्या करती है, इमेज सिग्नल को कैरी करती है ब्रेन तक, ठीक है। जैसे ये सारी चीजें मैं बताऊं कि ये आई लेंस है, ठीक है, इस आई लेंस को अगर होल्ड कर रखा है तो वो होल्ड किसने कर रखा है, जैसे मान लीजिए ये होल्ड किसने कर रखा है, आई लेंस को किसने होल्ड कर रखा है, सिलियरी मसल्स। तो इस तरह से ये सिलियरी मसल्स होंगी जिसने आई लेंस को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर आइरिस इस तरह से, यहां पर आगे को आइरिस होता है इस तरह से बेटा, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, यहां पर आइरिस होता है ये, और ये बीच वाला साइड क्या होता है, पिपिल। ये पिपिल क्या करता है, आइरिस का साइज कम ज्यादा करता है। ये सिलेरी मसल्स है, ये सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस को, फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करवाने का काम करती है, ठीक है। और इस तरह से आई बन जाता है। इसके बाद ये क्या होता है, ये पीछे क्या होता है बेटा, ऑप्टिक नर्व्स होती है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो कि क्या करता है, ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है। और ये वाला पोर्शन होता है रेटिना, ठीक है, जहां पर क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये बात याद रख लेना तुम्हें आई के बारे में। इमेज फॉर्म रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। कौन किस टाइप की इमेज बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश इमेज बनती है हमेशा, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब अगर समझें, एबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की वह एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू सी नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। आई लेंस की वह एबिलिटी जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूर और नजदीक वाली चीजों को अच्छे से फोकस कर पाता है, उसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। नियर ऑब्जेक्ट की बात करें तो नियर ऑब्जेक्ट में लेंस क्या होगा, थिक होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि जो पास का ऑब्जेक्ट होगा उसमें आई लेंस का जो है इस तरह से शेप हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फोकल लेंथ वहां पर कम हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेंस तो वहां पर फोकल लेंथ क्या हुआ, छोटा। और अगर दूर वाली चीज होगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें लेंस की फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है और इस तरह से खींचना पड़ेगा लेंस को। तो ये लेंस क्या हो जाएगा, जैसे ये इतना छोटे में मोटा है ना, छोटा है तो क्या है बेटा, छोटे में क्या है ये मोटा, लेकिन अगर गोलू तेरी तरह लंबा अगर होने लग गया तो पतला हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। छोटे में तो गोलू मोलू था इसलिए तेरा नाम गोलू रखा, ठीक, बड़े में तो लंबा हो गया, खींच लिया तेरे को, पतला हो गया। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि यहां पर अगर छोटा होगा आई लेंस तो क्या होगा, यहां पर मोटा होगा वो दिखने में, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर उसको खींच लें तो वो पतला हो जाएगा बेटा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है फॉर क्लियर विजन्स, किसके लिए, नॉर्मल आई के लिए कितना याद रखना है, 25 सेंटीमीटर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। डिफेक्ट विजन अगर मैं देखता हूं, डिफेक्ट ऑफ विजन और उसका करेक्शन, तो जैसे हमने अभी देखा मायोपिया, मायोपिया को क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष से हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, नजदीक की चीज तो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती है ना। तो इसमें जो इमेज बनता है, जैसे ये डिफेक्टेड आई का इमेज जो इसमें बनता है, तो इस तरह से इमेज डिफेक्टेड आई का बनता है कि यहां पर क्या होगा, कि जो यहां पर लाइट रे आ रही है वो क्या होंगी, रेटिना से पहले ही क्या कर जाती है, मीट कर जाती है। ये तो रेटिना, रेटिना से पहले मीट कर जाती है, तो वो होता है मायोपिक डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें यहां पर नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, ठीक, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लड हो जाता है, यानी नजदीक की चीजें तो क्लियर दिख रही है लेकिन दूर की चीजें ब्लड हो जाती है। इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले इमेज बन जा रही है। करेक्शन यहां पर कौन सा लगता है, कॉनकेव लेंस। जैसे अगर मैं इसको यहां पर कॉनकेव लेंस लगाऊं बेटा, तो ये लाइट रे थोड़ा सा फैल जाएंगी, फिर ये इसका जो मीट है लाइट रे का कहां पर होगा, रेटिना पे, ठीक है, और तब इमेज हमें क्लियर दिखाई देगी। आई बात समझ में।
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है उसको हम लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं, यानी कि इसमें डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देता है लेकिन नियर वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है। इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बनती है और किस लेंस से करेक्ट करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से। जैसे ये आई लेंस, यहां पर आई लेंस है, ये पूरा मैंने आई बना दिया, ठीक है। अब यहां पर जो ये आ रही है रेस आ रही है यहां पर लाइट रे, अब ये कहां मीट करेंगी, ये रेटिना के पीछे मीट करती है, ठीक। तो रेटिना के पीछे मीट कर रही है तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पर क्लियर, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट यहां, अब जो नियर ऑब्जेक्ट है वो यहां पर ब्लड हो जाएगा, ठीक है। और इमेज कहां पर बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। तो अगर मैं यहां पर आगे कॉन्वेक्स लेंस लगाता हूं तो ये लाइट रे जैसे आई थी तो ये थोड़ा सा और पहले क्या हो जाएंगी, अंदर को बेंट, और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहां पर मीट कर जाएगा, ये रे कहां पर मीट कर जाएंगी, ये याद रखना है। फिर ये रे कहां पर मीट कर जाएंगे, सीधा रेटिना पे मीट कर जाएंगे ऐसा, ठीक है। तो याद ये रखना करेक्शंस के लिए, ठीक। नेक्स्ट अपने पास होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अकर्स ड्यू टू एजिंग, यानी कि ओल्ड एज में ज्यादातर देखने को मिलता है, बुड्ढों को ये देखने को मिलता है, बूढ़े लोगों को। लॉस ऑफ एकोमोडेशन, यहां पर एकोमोडेशन की जो पावर है, जो आई लेंस की जो पावर है एकोमोडेशन की, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक। इसको किस लेंस से करेक्ट करते हैं, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल मतलब इसमें आधे पे क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स, और आधे पे क्या लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है, ये याद रखना है। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, अगर प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन देखने हैं तो व्हाइट लाइट को अगर मैं डालता हूं प्रिज्म पे तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। इस घटना को हम डिस्पर्जेंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। किस तरह से 7 कलर में फैलता हो, विबग्योर। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में इस तरह से फैल जाता है। नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अगर स्टार चमचमाते हुए दिख रहे हैं, टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं तो क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये आंसर वहां पर लिखना है। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, यानी कि जब सनराइज हो रहा होता है तो हमें पहले लालिमा दिखती है ना, लाल लाइट दिखती है, रेड डिस्क दिखता है, या फिर जब क्या होता है, सनसेट होता है तो तब सनसेट भी हो जाता है, फिर भी हमें वो वाला एरिया क्या दिखता है, लाल कलर का दिखता है। उसका कारण भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेना देखने को मिलता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि लाइट का जो स्कैटर होना है डस्ट पार्टिकल के द्वारा या फिर कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे तुम कभी घने जंगल में गए होंगे बेटा, ठीक, वहां सनलाइट देखी होगी तो सनलाइट आगे आगे जाते जाते फैली होगी, ठीक है ना, यानी कि फैलना यानी स्कैटर्ड हुई होगी, तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पर हमने ये आई वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट जो चीज थी इसकी वो कवर करी है। साथ ही साथ यहां पर अगर थोड़ा सा और आगे देखें, स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू किसकी वजह से, स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ लाइट। तो ये क्या है, स्काई अगर हमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है। सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू स्कैटरिंग, है ना, यानी सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे सन क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। उसका कारण भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रेड कलर की जो लाइट है वो मिनिमम स्कैटर्ड होती है और ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। इसी वजह से हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन क्या दिखता है, लाल कलर का दिखता है, क्योंकि राइज सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे अर्थ से और सन की दूरी क्या होती है, थोड़ा सा डिस्टेंट पे होता है, ठीक है ना। इस वजह से वहां से केवल रेड कलर की लाइट ही हमारे तक आती है और हम उस लाइट रेड कलर की लाइट को देख पाते हैं। तो इसी वजह से हमें वहां पर सन उगते समय और छिपते समय लाल कलर का दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं ह्यूमन आई के, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए भाई। अब हम नेक्स्ट वन शॉट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें अपने पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहला टॉपिक रहेगा जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर
इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम्ब्स होती है, याद रखना है, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब्स, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो सेम चार्ज होते हैं यानी कि लाइक चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। जबकि अनलाइक चार्ज जो होगा यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम बात कर रहे हैं, यहां पर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। एसआई यूनिट जो होती है करंट की, वो होती है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और मेजर्ड बाय एमीटर। अगर करंट को मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसी को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब्स पर सेकंड। अगर मैं 1 एम्पियर करंट बोल रहा हूं तो चार्ज क्या होगा, 1 कूलम्ब्स, और टाइम क्या होगा, 1 सेकंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है भाई पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है, उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब चार्ज को लाया जाता है तो जितना वर्क डन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर फॉर्मूला लिखें पोटेंशियल डिफरेंस का तो वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, V इज इक्वल टू W बाय Q यहां पर होता है, ठीक। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो W की वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब्स। तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट, जूल पर कूलम्ब्स इसकी यूनिट हो जाती है, या फिर जूल कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, यानी कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करने वाली डिवाइस है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये याद रखना है। जैसे एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ऐसे वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसको याद रखना है। 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, जहां पर वर्क डन क्या होगा, 1 जूल, और चार्ज क्या होगा, 1 कूलम्ब्स, यानी कि 1 जूल वर्क इज डन बाय 1 कूलम्ब्स चार्ज, है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो इस 1 वोल्ट की भी कभी कभी पेपर में डेफिनेशन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। यहां पर ओम्स लॉ क्या है भाई, ओम्स ने क्या बोला, ओम्स नाम के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है उसने बोला कि सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर कांस्टेंट कर दूं, जैसे टेम्परेचर वगैरह को कांस्टेंट कर दूं, तो करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो R कांस्टेंट आता है, जिस R को मैं रेजिस्टेंस के नाम से जानता हूं। तो अपने पास फॉर्मूला बन जाता है इसका, ओम्स का लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। अगर इसका ग्राफ मैं बनाता हूं बेटा VI ग्राफ, कि मैं यहां पर मान लूं कि यहां वोल्टेज है और यहां मान लीजिए करंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये सीधा ग्राफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ठीक। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी अपोजिशन ऑफर्ड होता है इन पाथ ऑफ लॉ ऑफ करंट, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यानी कि जो कंडक्टर के अंदर जो भी करंट का अपोजिशन करता है, उसी अपोजिशन को या उसी करंट के अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब कौन कौन से फैक्टर है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा, काफी इंपॉर्टेंट जाता है पेपर में, कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। उसके बाद एरिया क्रॉस सेक्शन, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और टेम्परेचर। ये याद रखना है।
किस तरह से हम बात करेंगे, लेंथ क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जबकि एरिया की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, इसको याद रखना है। नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर मैं बात करता हूं सिल्वर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम से कंडक्ट करता है एज कंपेयर टू आयरन वगैरह में, ठीक है ना। तो यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कौन, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या कौन ज्यादा करंट को पास करवा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। एक बात याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घटता है, क्योंकि ओम्स लॉ हमारे पास ये कहता है V इज इक्वल टू IR। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा, ये याद रखना यहां पर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मूला इसका क्या बनता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका अगर मैं यूनिट बात करता हूं तो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। क्योंकि अगर मैं रो का फॉर्मूला निकालता हूं तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जैसे यहां पर देखना, ये रो बना कैसे, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना कैसे अपने पास, ये याद रखना है कि ये पहला फैक्टर है लेंथ और दूसरा फैक्टर है एरिया, जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहां रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या है, यहां से इस फॉर्मूले को निकालते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसको रो कहते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी L अपॉन A, ठीक। अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालता हूं, यानी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल, तो ये इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है। अगर इसकी यूनिट मैं बोलता हूं रेजिस्टिविटी की, तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। भाई आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम होती है, इसको याद रखना है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। एक मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो अपने पास रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो बच गया ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर इसकी यूनिट बच जाएगी बेटा, सिंपल सी, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार का रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने पास अगर देखने को मिलता है तो करंट सेम होती है, क्योंकि एक ही वायर में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। एक ही वायर में अगर सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, करंट दोनों रेजिस्टेंस या सारे रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पर करंट तो सेम होती है, लेकिन वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे, अगर रेजिस्टेंस एक ही वायर में जुड़ रखे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबका सम, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरह से चलता रहेगा जितने भी रेजिस्टेंस मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम भी देते हैं बेटा। टोटल रेजिस्टेंस को कभी कभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रख लेना। टोटल रेजिस्टेंस बोले या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले एक ही बात होता है, ठीक है। वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर वोल्टेज सेम हो जाएगा, हर एक रजिस्टर में वोल्टेज सेम हो जाएगा, लेकिन यहां पर करंट डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टोटल रेजिस्टेंस अगर हम बात करते हैं यहां पर डिक्रीज हो जाता है, जबकि यहां पर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सम अगर हो रहा है तो इंक्रीज। यहां पर क्या होता है, 1 अपॉन करके यहां पर रेजिस्टेंस निकलता है, तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है, 1 अपॉन आर टोटल, जितने भी रेजिस्टेंस हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से डॉटेड डॉटेड 1 अपॉन Rn, जितने भी रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन करके निकलते हैं यहां पर, तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कम अपने पास आता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी क्वेश्चन अपने पास आते हैं। हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट इज फ्लो, अगर करंट फ्लो करती है बेटा तो करंट क्या है, एनर्जी है, और उसी एनर्जी से क्या करते हैं, हीट क्या होती है, पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, इस बात को याद रख लेना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद रखना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये पेपर में आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला अपने पास होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। H मतलब हीट, I मतलब करंट,
R मतलब रेजिस्टेंस, T मतलब यहां पर टाइम है बेटा, इसको याद रख लेना, ठीक है, टाइम इन सेकंड। तो उसी को हम क्या कहते हैं, I स्क्वायर RT क्या होता है अपने पास, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, इसको याद रख लेना। एप्लीकेशन इस हीटिंग का देखो, इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट मिलता है ना, तो इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग इफेक्ट है। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है प्रेस, उससे भी क्या होता है हीटिंग, इसका एप्लीकेशन है वहां पर हीटिंग इफेक्ट, उससे हीट होता है ना नीचे वाला पोर्शन आयरन का। फ्यूज, फ्यूज भी इसका क्या है, अच्छा एप्लीकेशन आता है, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज वो वायर होता है जो क्या करता है, जिसका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ये अपने आप ही ब्रेक हो जाता है और अपने पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाती हैं, शॉर्ट सर्किट से बचा देता है ये, ठीक है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क को करने का जो रेट ऑफ डूइंग है ना, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग। रेट ऑफ का मतलब होता है 1/t, तो किसका, वर्क का 1/t अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक है ना, रेट यानी इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का P इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर P इज इक्वल टू अगर मैं बात करता हूं तो V स्क्वायर बाय आर, ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपने पास याद रखना है। असाई यूनिट वॉट में, तो 1 किलो वाट में कितने वॉट होते हैं, देखो 1 किलो वाट में 1000 वॉट होते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अपने पास होता है। लेकिन कमर्शियल यूनिट, ये पेपर में आता है, बहुत बार ये पेपर में आ रखा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किस तरह से, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। अगर 1 किलो वाट आवर को मैं जूल में बदलता हूं तो 1 किलो वाट आवर को जूल में बदलने के लिए 1 किलो, किलो का मतलब 1000 यहां पर, ठीक है, 1 किलो वाट आवर, हावर कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड अगर करते हैं यहां पर, ठीक है, 3600 सेकंड यहां पर अगर करते हैं 3600 सेकंड, इस तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल यहां पर अपने पास आ जाएगा। तो ये याद रखना है, कमर्शियल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आता है ये चीज, ठीक। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस है, जो मैंने अभी बताया, प्रोटेक्टिंग सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। क्योंकि इस फ्यूज का क्या होता है, ये फ्यूज वायर होती है बेटा, ये फ्यूज वायर का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, जब ज्यादा करंट इसमें जाती है और हीट यहां पर पैदा होती है तो ये आसानी से टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बची रहती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज भी कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी हमने इसका 1 शॉट अपने पास कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, इस चैप्टर का अपने पास इलेक्ट्रिसिटी का। किसी को अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में तो पूछ लीजिए भाई। अब अपने पास लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, यहां पर मैग्नेटिक वाला चैप्टर, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर टॉपिक आता है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, रीजन अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर्स वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, यानी कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वह हिस्सा जहां पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन तुम एक्सपीरियंस करते हो, उसी एरिया को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर मैग्नेट को बना देते हैं। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हर साल पेपर में पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला है एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, कहां से निकलेगी, नॉर्थ पोल से, और साउथ पोल, ठीक है, आउटसाइड क्या होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है। ये इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है। लेकिन इनसाइड क्या होगा, ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हमें देखने को मिलती हैं, ये याद रखना है। आउटसाइड द मैग्नेट अगर बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ चलेगा, इनसाइड अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगा, इनसाइड अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेगा, ठीक है।
अच्छा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर मैं यहां पर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूं तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। वो इसलिए क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है एक समय में मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, हर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस वजह से वो कभी मीट नहीं करती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लोजर लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, क्लोजर मतलब जहां पर लाइन क्या क्या है, पास पास, क्राउडेड लाइन। और क्राउडेड लाइन कहां पर होती है, पोल पे। जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होंगी। इसका मतलब ये एरिया क्या दिखाएगा कि यहां पोल पे जो होता है, पोल वाला एरिया जो होता है, यहां पर हाई मैग्नेटिज्म होता है, यहां पर हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये याद रखना है। जबकि पोल के अलावा बाकी हिस्सा होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, वहां पर क्या होता है, लो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इसको याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, तो क्या यहां पर है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम अगर बात करें बेटा, हमारी बॉडी मैग्नेटिक है, अगर करंट पास हो रही है, अगर हमने उस पर टच कर दिया तो उस करंट ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बेटा इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्व, ये चीज किसने सबसे पहले बताई, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने बताई थी, ये सबसे पहली चीज। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो यही मैंने यहां पर बता दिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर। जो ये सीधी वायर है इसकी तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सर्कल की तरह बन जा रही है। तो इस चीज को हमने याद रखना है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज व्हेन करंट इंक्रीज, अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर करंट कम भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थंब शो डायरेक्शंस ऑफ करंट, जबकि रिमेनिंग फिंगर जो होंगी बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे राइट हैंड थंब रूल होता है, इसमें थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रिमेनिंग फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। तो इसमें फील्ड लाइन बिकम स्ट्रेट। ठीक है, अगर कोई सर्कुलर है, जैसे हम अगर बात कर रहे थे स्ट्रेट कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रहा था, सर्कल। अब सर्कुलर लूप है, अब ऐसे सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगी, यहां पर स्ट्रेट बनेगी। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना तुम लोग। ठीक, इस तरह से, जैसे ये सर्कल है ना, अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये सर्कल, इस सर्कल की बात करते हैं, इस तरह से ये सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेगी, इस तरह से, ऐसे इसमें बाहर की तरफ है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये स्ट्रेट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है यहां पर, इसको याद रख लेना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद मोर करंट, जितनी ज्यादा से ज्यादा करंट भेजोगे उतनी ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और ज्यादा से ज्यादा टर्न्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर कॉइलिंग होगी तो उसका और ज्यादा करंट वहां पर जाएगी और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और स्मॉल रेडियस होने की, रेडियस अगर छोटी होगी तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है ये सोलेनॉइड वाला पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आता है बेटा, इसको मैंने स्टार कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है कि ये सर्कुलर लूप होता है। ठीक है, सोलेनॉइड इज अ कॉइल्ड ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, ये कॉइल पे कॉइल होती है सर्कुलर टर्न्स की। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। इंसुलेटेड वायर की, ठीक है, इंसुलेटेड वायर की जो सर्कुलर लूप होती है, जैसे इसका अगर डायग्राम में बनाओ तो ये इस तरह से कॉइल पे कॉइल, कॉइल पे कॉइल, कॉइल पे कॉइल, ये जो बन गया अपने पास सोलेनॉइड का डायग्राम बन गया। ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर एज अ बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना इसके अंदर,
तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, यहां पर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है इनसाइड सोलेनॉइड, क्योंकि स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना यहां पर। नेक्स्ट, यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो जब इलेक्ट्रिसिटी भेजे या इलेक्ट्रिक करंट भेजे तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और दूसरा अपने पास बार मैग्नेट होता है, तो उसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो टॉपिक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर बात करें, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां पर लगता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से होता है बेटा, जिसमें थंब जो है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडिल फिंगर जो सेंटर फिंगर है वो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखना है। एप्लीकेशन क्या है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर इसका एप्लीकेशन होता है, किसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो ये याद हमने रखना है। नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रिक मोटर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर है पेपर में, सिलेबस में, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर वाला पोर्शन तो खैर अपने पास है नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर अगर मैं देखता हूं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन किस में, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, बार मैग्नेट क्या होता है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं फिक्स, ठीक। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स नहीं होते हैं। जिस डायरेक्शन से करंट आया और जिस डायरेक्शन में करंट गया, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। बार मैग्नेट का क्या होगा, फिक्स होंगे पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोई फिक्स पोल नहीं होंगे। जिस डायरेक्शन से करंट गई वो नॉर्थ बन जाएगा, ठीक। अगर इस डायरेक्शन से करंट लगाओगे तो ये नॉर्थ, अगर इस डायरेक्शन से करंट भेजोगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका पोल चेंज कर सकते हो ऑन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन इसके पोल चेंज नहीं होते। दूसरी बात क्या होता है इसमें कि इसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, जबकि इसको टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। इसमें परमानेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में तभी मैग्नेटिक फील्ड होता है जब इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पास कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना पास करें तो वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर ज्यादा करंट भेजोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कम करंट भेजोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इतने सारे डिफरेंस इसके बीच में है, दो तीन डिफरेंस तुमने याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है और पूरी फिजिक्स कंप्लीट होती है। बेटा अच्छे से पेपर देना, सारे बच्चों को साइंस के पेपर के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना बेटा, ठीक है। और कोई भी डाउट आए इस बीच में तो तुम मेरे से पूछ लेना।